हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 जो ज्योग्राफी चल रही थी उसका क्या है। आज भाग नंबर 3 है। इसका दो भाग चाहे वह इसके पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैंने आपको बताया था, इसका क्या आज भाग नंबर 3 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैव विविधता में कमी। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था कि वास्तव में कि हमारे जो चीज़ें आसपास की हैं, चाहे वह पौधा हो चाहे वह पेड़ हो, यानी कहने का मतलब है जैव विविधता। जैव विविधता के क्षेत्र में बचाने के लिए डाटा बुक आया था। इसके साथ साथ अनेक चीज़ें ऐसी हुई जिससे हमारे जैव विविधता में कमी हो रही है। तो जिसे वह चीज़ें क्या क्या हैं जिससे हमारी जैव विविधता में कमी है, तो उन्हीं की पढ़ेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि वह चीज़ें कैसी हैं। तो आपका काम क्या है, वीडियो को देखना है लास्ट तक और कापी किताब निकाल के इसको लिख भी लेना है, ताकि यह वीडियो आपको पूरा दिमाग में आपकी याद हो जाए और आपके एग्जाम में आपका सहायता करे ना। तो पहला क्या है, कृषि का विस्तार। कृषि का विस्तार क्या होता है? तो जब से भारत देश आज़ाद हुआ और भारत देश आज़ादी के बाद अब तक बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जो पहले वन के क्षेत्र थे। या आप देखेंगे आपके आसपास आज जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पहले क्या था, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पहले या तो खेत हुआ करता था या तो जंगल हुआ करता था। इसके अलावा कुछ था नहीं। अगर जंगल था और आज खेत बना है तो पहले पेड़ों को काटा होगा, वहाँ पे जो अन्य प्रकार के जो जीव जंतु रहे होंगे वहाँ से चले गए होंगे। यानी कहने का मतलब आप जहाँ पे आज रह रहे हैं तो वहाँ के पेड़ों को काटा गया है, तो जैव विविधता में कमी नहीं आई। क्योंकि जैव विविधता को मैंने बताया था कि अनेक प्रकार के प्रजातियों का जो समूह होता है, चाहे वह पेड़ों का हो चाहे वह जानवरों का हो, वही सब क्या होता है, जैव विविधता होती है। तो जैव विविधता की संख्या में कमी आई कैसे? क्योंकि आपने कृषि क्षेत्र में इसको बदला है, तब आई कमी। अगर जरा दिमाग लगाइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैव विविधता के जनक कौन है? जरा आप कमेंट में करिए, बताइएगा कि जैव विविधता के जनक कौन है। अगर हो सकता है अगर आपको जानकारी हो तो जैव विविधता के जो शब्द दिया है जैव विविधता, वह किसने दिया है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप बताएंगे अगर वीडियो देखेंगे तो। अगर आपको आ रहा होगा, अगर आप मन से पढ़े होंगे तो आपको कंफर्म में आएगा। अगर आप मन से नहीं पढ़े होंगे तो अगर रिवीजन नहीं करे होंगे तो आपको कुछ आएगा नहीं। तो कृषि का विस्तार हुआ, यानी कहने का मतलब है 1900, छोटे ही आंकड़ा में दिया गया है, 1951 से 1980 के बीच, 1951 से 1980 के बीच भारत वन सर्वेक्षण ने बताया कि तकरीबन 26,200, कितना, 26,200 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर की जो भूमियां हैं वहां पहले वन था। छोटा ही आंकड़ा में दे रहा है कि 1951 से 1980 के बीच अर्थात 30 सालों में देखा गया कि 26,200 किलोमीटर स्क्वायर जमीन जो पहले जहाँ पे वन था, आज वहाँ पे क्या हो गया है, कृषि, यानी कि उसे कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर लिया गया है। और जरा बताइए हमें कि ऐसी कृषि कहते क्या है। आगे आप बल्कि आप पार्ट 4 में पढ़ेंगे कि ये कृषि का कौन सा भाग है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह परिवर्तन कृषि का भाग है, जहाँ पे आप जंगल को काटेंगे, उसके बाद वहाँ के जो खरपतवारों को जलाएंगे, जलाने के बाद खेती करेंगे। तो ऐसे क्षेत्रों को, मतलब जो ऐसा क्षेत्र है, यानी कि वनों की संख्या में कमी हुई। जब संख्या में कमी होगी तो कंफर्म है कि जैव विविधता में कमी आएगी। तो एक बात यह होगी। दूसरी बात क्या है, संवर्धन वृक्षारोपण। क्या है, संवर्धन वृक्षारोपण। ये संवर्धन वृक्षारोपण क्या होता है, तो आप एक ही प्रकार के प्रजाति के पौधे, यानी एक ही प्रजाति के पौधों को अगर आप खूब लगाएंगे और उसी के विकास के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे जैव विविधता में कमी आएगी। दिमाग में लगाइए कि अगर आपके आसपास जो बाग होगा, बगिया, वहाँ पे एक पेड़ होंगे नहीं, बहुत सारा पेड़ होगा। आम का होगा, नीम का होगा, महुआ का होगा, पीपल का होगा, चिलबिल होगा ना, तमाम पेड़ पौधे होंगे। जब तमाम पेड़ पौधे रहेंगे तो उनका जो समूह होगा वहाँ पे जैव विविधता शब्द आएगा। लेकिन अगर आप एक ही पेड़ लगाएंगे तो ऐसे पेड़ को लगाने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं, जो प्रक्रिया अपनाते हैं, उसे कहते हैं संवर्धन वृक्षारोपण। यानी कि एकल वृक्ष के प्रजातियों को बड़े पैमाने पे लगाना, उसका रोपण करना ही क्या होता है, संवर्धन वृक्षारोपण होता है। यह मुख्यतः आपके आसपास क्षेत्र में देखे होंगे कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो सागवान खूब लगाए हैं। एक पेड़ आता है चीड़, इसको खूब लगाया गया है। और यूकेलिप्टस, लिप्टस यानी कि
एक आपके आसपास आता है सफेदा। आपके आसपास या उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके यहाँ पर यह पेड़ लगाया गया है। अगर यह पेड़ लगाया गया है तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, जैव विविधता में कमी कर रहे हैं एक ही प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जैव विविधता शब्द यह कहता है कि प्रत्येक प्रजातियों को बढ़ाइए, न कि किसी एक प्रजाति को। तो अगर संवर्धन वृक्षारोपण करेंगे तो इससे किसी एक प्रजाति की ही बढ़ोतरी होगी। तो ये समस्या हो गई। दूसरी क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि एक ऐसी योजना जिसको बनाने का बहुत सारा उद्देश्य हो। या आप पाठ 3 पढ़ेंगे, पाठ 3 का नाम है जल संसाधन। उसमें पढ़ेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बांध बनाते हैं और बांध के अंतर्गत अनेक लाभ उससे लेते हैं, लेकिन उससे समस्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पे समस्या दिया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समस्या होती है। सरकार ने 1952 में नदी घाटी परियोजना बनाई। इसके आधार पे देश के विभिन्न भागों में जहाँ पे सिंचाई नहीं हो पा रही है वहाँ पे बांध बनाए जाएंगे नदियों के ऊपर, और नदियों के ऊपर जब बांध बनाए जाएंगे तो उसका पानी उन सिंचाई के क्षेत्र में लगाया जाएगा। अब बांध बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, लकड़ी लगती है। और लकड़ी कहाँ से आती है, तो जंगलों को जब काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, लकड़ी आएगी। तो देखा गया 1952 में जब नदी घाटी परियोजना आई तो तकरीबन 5000 किलोमीटर स्क्वायर कि जो क्षेत्र थे वहां से वन को काट लिया गया। अरे कहने का मतलब अगर इतना एरिया कुल मिला के, ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष क्षेत्र पे, तो अगर कहीं कहीं पे अगर हम थोड़ा थोड़ा लिए होंगे तो 1952 नदी घाटी परियोजना के लिए तकरीबन 5000 किलोमीटर स्क्वायर के वनों को काटा गया। तो ये भी समस्या है नहीं, क्योंकि जो वन काटेंगे तो एक के प्रकार के वन को काटेंगे नहीं, अनेक प्रकार के पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगी, जैव विविधता में कमी आएगी। एक क्या होता है, खनन। खनन के द्वारा भी क्या होती है, जैव विविधता में कमी आती है। अब खनन के लिए हमें यह बताया है कि बक्सर टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर रिजर्व वह स्थान होता है, यानी कि एक जंगल का ही रूप होता है जहाँ पे अधिक मात्रा में टाइगर रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जब आप जाएंगे और वहाँ पे खनन करेंगे तो संख्या चाहे वह जानवरों की हो चाहे पेड़ों की हो, वह इसमें कमी तो आएगी। तो बताया जा रहा है कि बक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे डोलोमाइट जो एक क्या है, मैग्नीशियम का एस्क है। क्या है, मैग्नीशियम का एस्क है। वहाँ पे इसको प्राप्त करने के लिए ठेकेदार आए और कहा वहाँ पे क्या किया, वो खुदाई की। और खुदाई करने के बाद वहाँ के पेड़ों को काटा गया और जो जानवर थे वो वहाँ से हट गए, और जब वहाँ से हटे हुए वहाँ से निकले तो उनका शिकार भी हुआ। कहने का मतलब है कि यह खनन हुआ, खनन के माध्यम से जो जैव विविधता थी वहाँ की पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व की, उसमें कमी देखने को हमें मिली। आगे हमें बताया गया कि वन की कटाई के माध्यम से, जो वन की कटाई होती है, वन की कटाई से, क्योंकि आपने क्या देखा, इनका क्षेत्र चाहे इसका क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में वन की कटाई आ रही है। तो वन की कटाई से क्या होता है, एक प्रमुख भूमिका होती है किसमें, जैव विविधता की कमी करने में। तो एक पेड़ पहले था हिमालयी या हिमालयन नामक एक पेड़ हुआ करता था। उसकी टहनियों से एक टक्सोल नामक रसायन निकलता था, और इस टक्सोल नामक रसायन से आप कैंसर के उपचार के लिए दवा बनाते थे। लेकिन क्या हुआ, जब आप लगातार वृक्षों कटाई कर रहे हैं तो हिमालयी जो भी क्या है, आज संकट ग्रस्त की श्रेणी में आ रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि यह भारत देश से हिमालयन नामक वृक्ष गायब हो जाएगा और जो कैंसर समस्या है वह बढ़ी जाएगी, क्योंकि कैंसर क्या है, एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है। तो इसका उपचार वैसे भी क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जो आप किसी तरीके से कर भी रहे हैं तो उसके क्षेत्र में जो पेड़ वगैरह से दवाई मिल रही है उसको आप काट के समाप्त कर रहे हैं। अब भारत देश ने क्या किया, जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या बातें की। जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या बातें की, तो इसके लिए सरकार ने क्या बनाया, राष्ट्रीय उद्यान बनवाया। इसके लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए, इसके लिए पक्षी अभ्यारण्य बनाए गए, इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया और पक्षी विहार बनाया गया। इसके साथ और बहुत से क्षेत्र बनाए गए। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, क्योंकि यह जंगल का ही क्या है, यह जंगल का ही क्या है, एक भाग होता था। अब भाई ऐसा नहीं कि इसके किनारे किनारे हम बाउंड्री लगा देंगे, इसको बनाएंगे, नहीं, ये जंगल का ही एक रूप है, जंगल ही मान लीजिए। बस इसी जंगल का हम क्या कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। जो सरकार है वह इसी जंगलों का देख रेख करवा रही है। तो इसी जंगलों को देख रेख करवाएगी तो वहाँ पे मानव द्वारा कुछ गतिविधियाँ होंगी। जहाँ पे गतिविधियाँ कुछ होंगी उसी क्षेत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान, उसी क्षेत्र को हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहेंगे। और जहाँ पे गतिविधियाँ बिल्कुल ना के बराबर होंगी तो ऐसे क्षेत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे।
मान लीजिए ये हमारा जंगल है, अब यहाँ पे कोई आदमी जाएगा, टहले घूमेगा भैया, बाघ के साथ फोटो खींचेगा तो खींच सकता है, इससे कोई दिक्कत रोक टोक है नहीं, आपकी शौक है तो आप जाइए करिए। तो ऐसा स्थान जो सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार के द्वारा उसकी अच्छा देख रेख की जा रही हो, पर्यटन की अनुमति हो, आप जाएं बाघ के साथ, भालू के साथ फोटो वगैरह खींचे, लेकिन मानवीय गतिविधियों पर रोको। अब यहाँ पे जो मानवीय गतिविधियां लिखी गई हैं, इसका अर्थ यह है कि वहां पे आप न किसी जानवर को मार सकते हैं और न किसी पेड़ को काट सकते हैं। तो ऐसे जंगल को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि पहले के जमाने में जब यह राष्ट्रीय उद्यान ये सब नहीं था तो लोग जाते थे, जिस मन का आप सुने होंगे कि फलाने राजा शिकार पे गए हैं, जब शिकार पे गए हैं जानवरों को मारेंगे। तो ऐसी समस्या पहले थी, यानी कि इससे केवल जैव विविधता में कमी आती थी, प्रजातियों में कमी आती थी। कुछ प्रजातियां हमारे लिए क्या है, एकदम प्रत्यक्ष रूप से लाभदायक है, लेकिन कुछ हमारे क्या है अप्रत्यक्ष रूप से या फिर पर्यावरण के लिए क्या है लाभदायक है। जैसे आप मान लीजिए कि आम का जो पेड़ है वह सीधा हमें आम देता है, जिससे हमारा लाभ ही लाभ है, लेकिन वह एक रूप से हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है, वह वातावरण के लिए और साथ साथ अनेक प्रकार की प्रजातियों के लिए, अर्थात कहने का मतलब है पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर या जो पेड़ पौधे हैं हमारे लिए लाभदायक हैं। तो अगर उनको हम डिस्टर्ब करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको भैया वह डिस्टर्ब कर देंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या समझिए, ध्यान से है तो ऐसा स्थान जो सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार उसका देख रेख करे, पर्यटन की अनुमति हो, यानी कि आने जाने की अनुमति हो, घूमने टहलने की अनुमति हो, लेकिन आप वहाँ पे ना तो किसी पेड़ को काटें ना तो किसी जानवर को मारें। तो ऐसे स्थान को, ऐसे जंगल को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जो भारत देश में सबसे पहला बनाया गया था, भारत देश में जो सबसे पहला बनाया गया था उसका नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसी इंग्लिश में हम नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो आप हेली नेशनल पार्क लिखिए या हेली राष्ट्रीय उद्यान लिखिए, जो 1936 में बनाया गया था, 1936 में बनाया गया था। आज इसका वर्तमान नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड नामक राज्य में आपके है। और आज जो हमारे भारत देश में राष्ट्रीय उद्यान है, इनकी संख्या कितनी है, 104 है। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, तो एकदम सेम हूबहू ये भी जंगल है, यहाँ पे भी आप जाएंगे, सरकार इसका देख रेख भी करेगा, लेकिन यहाँ पे आप पेड़ नहीं बल्कि सूखी हुई टहनियाँ यहाँ पे काट सकते हैं, कुछ वहाँ पे गतिविधियाँ कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। ऐसा स्थान जो सरकार के नियंत्रण में हो, जिसका देख रेख सरकार करे, पर्यटन की अनुमति हो, जाइए हाथी बाघ इनके साथ आप फोटो खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों में मानवीय गतिविधियों पर रोक नहीं है। यानी कि आप अगर जाएंगे तो पेड़ पौधे वगैरह के जो शाखाएं तो काट सकते हैं, फल वगैरह वहाँ पे खा सकते हैं। तो ऐसी चीजें क्या है, सब राष्ट्रीय उद्यान के श्रेणी में आएंगे। ऐसे जंगल को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 551 है, कहीं कहीं पुस्तकों में 552 भी मिलता है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लास्ट वाला क्या है, पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार से अगर देखा होगा शब्द से आपको पता लग गया होगा कि ऐसा स्थान जो पक्षी विशेष के लिए सरकार ने क्या किया है, नियंत्रित किया है, यानी कि उस क्षेत्र में केवल पक्षियों को बढ़ावा देने की बात की जाती है। ऐसे स्थान को हम पश्चिम बिहार कहते हैं। इसकी संख्या आज क्या है, 72 है। तो राष्ट्रीय उद्यान संख्या 104, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 551 और राष्ट्रीय पश्चिम बिहार संख्या 72। तो यह चीजें आगे भी बहुत सी चीजें हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे एक एक करके। तो यह आज के लिए आपके लिए इतना काफी हो गया है। अब मिलते हैं हम अगले वाले पार्ट यानी कि भाग 4 को लेके। इसका आप स्क्रीनशॉट क्योंकि अगर आप लिखे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मिलते हैं अगले वाले पार्ट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।